उन्हें अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर चलना होता था ताकि जहां जहां से वो गुजरे उनके पैरों के निशान उस जगह से मिट जाएं। उन्हें अपने गले में मटका या कोई बर्तन भी बांधना पड़ता था ताकि वो उसमें ही थूकें और उनके थूकने से स्वर्ण जाति के लोग अपवित्र ना हों। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये बात आज से महज 200 साल पहले की है। ये वो समय था जब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक तरफ अंग्रेज अपनी सत्ता का विस्तार करने में लगे थे तो दूसरी तरफ पेशवा अपनी हुकूमत को बचाने में। पेशवा बाजीराव द्वितीय इस लड़ाई में अपनी बची खुची ताकत के साथ लड़ रहे थे क्योंकि दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में मराठों की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। अस्साई की लड़ाई में सिंधिया और भोसले को हराने के बाद अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे और मराठों के पेशवा बाजीराव द्वितीय अपनी पकड़ खोते जा रहे थे। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसके बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो गया। इस युद्ध के दौरान एक लड़ाई लड़ी गई जिसे भीमा कोरेगांव की लड़ाई भी कहा जाता है। इस लड़ाई में थोड़े से ब्रिटिश सैनिकों ने मराठों की एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था। अंग्रेजों की उस सैनिक टुकड़ी में ज़्यादातर सैनिक महार, प्रयास और नमशूद्र जातियों के थे जिन्हें उस समय अछूत समझा जाता था और उन पर तरह तरह के अत्याचार होते थे। कमर पर झाड़ू बांधना, गले में हांडी लटकाने के लिए मजबूर करने जैसे अत्याचार हमारे समाज पर एक धब्बे की तरह थे। इन जातियों का आरोप था कि पेशवा ने जबरदस्ती छुआछूत को उन पर थोप दिया है। इतिहासकार बताते हैं कि इन जातियों ने पेशवा से गुजारिश की थी कि वो छुआछूत को ख़त्म कर दें और उन्हें भी अपनी सेना में भर्ती कर लें, लेकिन पेशवा ने इन लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने से साफ मना कर दिया। हालांकि पेशवा की सेना में भाड़े पर रखे हुए अरब के सैनिक शामिल थे, लेकिन वो हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले महार जाति के लोगों को शामिल नहीं करना चाहते थे। इस समय अंग्रेजों ने इन्हें अपनी सेना में शामिल किया। अंग्रेज इन्हें इनकी वफादारी और आसानी से उपलब्धता के कारण सेना में शामिल कर लिया करते थे। कोरेगांव की लड़ाई की शुरुआत तब होती है जब बाजीराव द्वितीय ने पूना पर कब्जा करने के लिए 28,000 सैनिकों को भेजा। रास्ते में इन सैनिकों को ब्रिटिश सेना की लगभग 800 सैनिकों की एक टुकड़ी मिली। ब्रिटिश सेना की ये टुकड़ी पुणे में ब्रिटिश सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए जा रही थी। इस टुकड़ी में ज़्यादातर सैनिक बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के, महार, प्रयास और नमशूद्र जातियों के थे जो पेशवा के राज में हो रहे भेदभाव से तंग आ चुके थे। 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव के मैदान में इस टुकड़ी का सामना पेशवा की सेना से हुआ। पेशवा ने 2000 सैनिकों को ब्रिटिश फौज की इस टुकड़ी से लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेज अफसर फ्रांसिस टांटन की अगुवाई में इन 800 सैनिकों ने 12 घंटे चली लड़ाई में पेशवा के 2000 सैनिकों को हरा दिया। इसके बाद पेशवा की पूरी सेना पीछे हट गई क्योंकि उन्हें डर था कि इससे बड़ी ब्रिटिश टुकड़ी मदद के लिए आ सकती है जिससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। इस तरह थोड़े से महार सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इस लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों की याद में कोरेगांव में एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस जय स्तंभ पर 49 सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं जिनमें से 22 सैनिक महार जाति के थे। ये स्तंभ उस प्रताड़ित महार जाति के लोगों के लिए एक ऐसा प्रतीक बन गया जिससे उन्हें ये हौसला मिला कि पेशवा जैसी ताकत को भी वो हरा सकते हैं। भीमा कोरेगांव की लड़ाई इतिहास की कुछ ऐसी लड़ाइयों में से है जिसने हमारे समाज की जाति व्यवस्था की नंगी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया है। हमारे समाज में दलितों पर किस कदर अत्याचार होते हैं उसे शायद बयान करना भी मुश्किल है। इस लड़ाई के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जैसे कि कुछ इसे ब्राह्मणों के खिलाफ दलित महारों की लड़ाई के रूप में देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शासकों के युद्ध के रूप में देखते हैं। आप इस लड़ाई को किस रूप में देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने मराठों को हराया था। अगर इस तरह से देखें तो कुछ लोग इसे सीधे राष्ट्रवाद और देशभक्ति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया उनके लिए भारतीयों के मन में एक गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन असल में भारत का आज का स्वरूप एक देश के रूप में आज़ादी के बाद ही सामने आया।
उससे पहले पूरा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, जहां मराठा भी अलग अलग रियासतों को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। कहीं पर निजाम, कहीं पर टीपू सुल्तान, तो कहीं पर कुछ साल पहले इस धरती पर आकर बसने वाले बाबर के वंशज यानी मुगल भी अपने अपने क्षेत्रों के विस्तार में लगे रहते थे। इन सभी को धीरे धीरे खत्म करके अंग्रेजों ने आखिरकार पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। इसीलिए भीमा कोरेगांव की लड़ाई को राष्ट्र की लड़ाई से जोड़ना कुछ हद तक ही सही है, क्योंकि अंग्रेज भी विदेशी धरती से यहाँ पर आए थे। लेकिन ये लड़ाई इससे कहीं ज़्यादा किसी के सम्मान की लड़ाई भी थी। ये कहना भी गलत होगा कि इस लड़ाई के बाद दलितों को उनके अधिकार मिल गए या उनकी परिस्थितियों में कुछ बदलाव हो गया, क्योंकि दलित जिन अंग्रेजों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे थे, उन अंग्रेजों का मकसद तो लूट मचाना और खुद को यहाँ स्थापित करना ही था। पर इस लड़ाई के बाद दलितों में एक गर्व का भाव जरूर पैदा हुआ। यही वजह है कि हर साल 1 जनवरी के दिन दलित भीमा कोरेगांव में बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और उन दलित वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 1818 में पेशवा की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर भी 1927 में इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे थे। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार जमाने का अभियान शुरू किया तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया था। इसमें हर वर्ग और जगह के लोग थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे। 1947 तक बड़ी संख्या में भारतीय अंग्रेजों के पास तरह तरह की नौकरियां करते थे। इसलिए महार जाति के लोगों ने जब अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर पेशवा के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वो कहीं से भी देशद्रोही नहीं बन गए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेशवा की सेना में भाड़े पर भर्ती किए गए अरब सैनिक थे, जबकि महार जाति के लोगों के लिए भर्ती की मनाही थी। अंग्रेजों ने भी शुरू में तो महार जाति और दूसरे दलित लोगों को सेना में भर्ती किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये भर्तियां बंद कर दी, क्योंकि सेना में भर्ती दूसरे स्वर्ण जातियों के लोग दलित सैनिकों के आदेशों को नहीं मानते थे। जाति के नाम पर भेदभाव सदियों से चला आ रहा है और कोरेगांव की जीत ने उन जातियों को गर्व करने का एक अवसर प्रदान किया। जहां एक तरफ महार जाति के लोग इसे एक प्राउड मोमेंट की तरह से देखते हैं, वहीं कुछ हिंदू संगठन इसका विरोध भी कर चुके हैं। साल 2018 में इस युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस मौके पर जब कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया तो हिंसा फैल गई, जिसके बाद बहुत सी गिरफ्तारियां भी की गई। सरकार पर आरोप लगे कि दोषियों को पकड़ने की बजाय सरकार ने कुछ सोशल एक्टिविस्टों को गिरफ्तार करके डर का माहौल बनाया। गिरफ्तार किए गए लोगों में फादर स्टैन स्वामी की तो जेल में ही मृत्यु हो गई थी। हाल ही में सुधा भारद्वाज को 3 साल बाद जमानत मिली है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस केस में जेल में बंद हैं। भीमा कोरेगांव में हुई लड़ाई के साथ साथ एक और कारण भी है जिस वजह से कुछ संगठन आपस में भिड़े हुए हैं। असल में 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी और उनके शरीर के टुकड़े करके भीमा नदी में बहा दिए थे, जिसके बाद महार कम्युनिटी के गोविंद गायकवाड़ ने संभाजी के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर उनका अंतिम संस्कार किया। जबकि हाल के दिनों में कुछ लोगों ने इस इतिहास को बदलने की कोशिश की और लोगों को बताने में लग गए कि संभाजी का अंतिम संस्कार एक मराठा ने ही किया था। इस विषय पर भी दो मत होने के कारण भीमा कोरेगांव की हिंसा को बल मिला। सालों पहले हुई उस लड़ाई को कुछ लोग सांप्रदायिक रूप देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये सच है कि भीमा कोरेगांव में महार जाति के लोगों ने अपने साहस से एक बड़ी सेना को हराया था और कोरेगांव में बना जय स्तंभ उनके लिए ऐसा प्रतीक बन गया है जो उन्हें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनकी ये लड़ाई मराठों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पेशवाई में घर कर चुके ऐसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।